तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। ये चैप्टर 1 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम समझेंगे कि गॉस का नियम है क्या, यानी कि गॉस ने क्या नियम दिया। उसके बाद में हम गॉस के नियम को प्रूव भी करेंगे कि इसको चित्र से कैसे हम इसका व्यंजक निकालें। देखिए गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। यानी कि जो गॉस का प्रमेय है वो वैद्युत फ्लक्स तथा कुल आवेश के बीच का संबंध बताता है। जैसे देखिए यही है गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे मैं एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है, एक जो है जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक पृष्ठ स्थित है इस वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए ये जो पृष्ठ है इसके अंदर बहुत सारे आवेश होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये देखिए तो इसके अंदर जितने भी आवेश हैं, ठीक है, ये क्या है, छोटे छोटे जो मैंने बनाया है ये आपके आवेश हैं। और आवेश को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो ये आपके छोटे छोटे आवेश हैं। अब देखिए इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं से गुजर रही हैं। देखिए ये, ठीक है, ये सब वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर जा रही हैं। बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये सब वैद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी दिशा जो है इस तरफ होगी। तो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। ये जो आपका है वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसको हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, क्योंकि इसी की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स हो गया। वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, फाई ई से। ठीक है, समझ में आया। तो वही कहा गया, देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। देखिए ये एक बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश क्यू, जितने भी इस पृष्ठ में आवेश हैं उसकी उस यानी कि क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम समझेंगे। तो मान लीजिए यदि किसी बंद पृष्ठ, ठीक है, बंद पृष्ठ, उसको मान लेते हैं ए। ठीक है, ए से परिबद्ध आवेश, से परिबद्ध आवेश कितना हो, क्यू हो। ऊपर मैंने सब कुछ बताया है। ठीक है, क्यू हो तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से। नियम में बताया गया कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी कि Q का 1/ε0 गुना होता है, तो Q इंटू 1/ε0। तो फाइनली हमारा आ जाएगा फाई ई इक्वल टू Q/ε0। यही है गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला। ठीक है, Q/ε0, जहां Q है आपका आवेश, ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता है। समझ में आ गया। तो यही है गॉस का प्रमेय। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो फाई इक्वल टू Q/ε0 है इसको हम प्रूफ करेंगे कि आखिर ये आया कैसे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले इसके चित्र को समझना होगा। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, देखिए मान लीजिए एक बिंदु O है। ठीक है, एक बिंदु यहां पर O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश है यहां पर, प्लस Q आवेश। अब देखिए ये कहां स्थित है, ये एक जो एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये एक मान लीजिए इसके चारों ओर
इसके चारों ओर जो है एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, इस प्रकार से। अब मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है जिसका नाम है ए। अब आप लोग कहेंगे सर ये बंद पृष्ठ कहां है, तो देखिए इसका एक छोटा सा अवयव हमें यहां पर ले लेना है। बंद पृष्ठ ए का एक छोटा सा अवयव हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, बहुत ही छोटा सा ये अवयव है, यानी कि ये जो पृष्ठ है बहुत सारे अवयवों से मिलकर बना है। अब इसका एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया डी ए, ठीक है, एक छोटा सा अवयव हमने लिया डी ए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदुओं पर स्थित है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए मान लीजिए यहां पर एक बिंदु पी है, इसको हम दे देते हैं नाम पी, बिंदु पी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है उसको भी जान लेते हैं। देखिए इनके बीच की दूरी है आर, क्या है, इसके बीच की दूरी है आर। अब हमें यहां पर थोड़ा सा समझना है, देखिए इसको हम मिला देते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है, देखिए ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो इनके बीच एक छोटा सा कोण बनेगा, इनके बीच जो है एक छोटा सा कोण बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डी ओमेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डी ओमेगा। अब डी ओमेगा क्या है, ये क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घन कोण है, ये एक घन कोण है, ठीक है। अब देखिए यहां से जब ये बिंदु पी है और ये डीए आपका जो है अवयव है, ठीक है, तो देखिए यहां से जो होगा विद्युत एक क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक है, एक क्षेत्रफल सदिश यहां पर डी ए वेक्टर है, डी ए वेक्टर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहां पर लिख सकते हैं कि माना कि ओपी की जो वैल्यू है वो आर है, इनके बीच की दूरी आर है, क्षेत्रफल अवयव डीए पृष्ठ पर अवलंबित खींचे गए वेक्टर डीए वेक्टर को निरूपित करता है, यानी कि डीए वेक्टर को ये निरूपित करता है। हमें यहां पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो कुछ इस प्रकार से होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, ठीक है। तो चित्र समझ में आया। लिखिए माना कि, आप लिख लीजिएगा मैं बोल रहा हूं, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदुओं पर स्थित है, ठीक है। अब बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। या अपना हमने एक छोटा सा इस पृष्ठ ए का एक छोटा सा अवयव डीए लिया है, ठीक है, जो कि डीए वेक्टर है और ई वेक्टर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा और लिख लेना है, क्या लिखना है यहां पर, कि जो यहां पर डी ओमेगा है ये एक आंतरिक घन कोण है, यानी कि क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घन कोण है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इस क्षेत्रफल अवयव डीए से कितना ज्यादा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे डेरिवेशन करते समय कि क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव आपका है डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, आप लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स यहां पर क्या होगा उसको समझते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए वैद्युत फ्लक्स चूंकि ये एक क्षेत्रफल अवयव है, छोटा सा अवयव है, तो यहां पर हम लिखेंगे डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये मैंने आपको बताया था कि स्केलर गुणन ई वेक्टर और डी ए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो देखिए क्षेत्रफल अवयव है, छोटा सा अवयव है, इसीलिए मैंने यहां पर डी फाई ई लिखा है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग लिख सकते हैं इसी को डी फाई इक्वल टू ई डी ए को आप ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं आपको क्या करना है। देखिए हम जानते हैं, हमें पता है एक चीज, देखिए हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, ई का, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अतः हम क्या करेंगे, इस ई के स्थान पर इसको रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः
अतः डी फाई इक्वल टू देखिए यहां पर हम ई के स्थान पर इसको लिख देंगे, बाकी ऐसे रहने देंगे। तो यहां पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी ए कॉस थीटा, ऐसे ही रहेगा डी ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, डी फाई इक्वल टू क्यू अपान, देखिए 1 के ऊपर हम क्यू लिख देंगे, इधर ले आएंगे इसको, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है देखते हैं। तो देखिए यहां पर समझिए आप थोड़ा सा, इसको हम लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे एक बार फिर से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, देखिए यहां पर जो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है ये किसके बराबर है, लिखेंगे लेकिन डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू ये बराबर है डी ओमेगा के, जो मैंने आपको बताया था डी ओमेगा। ठीक है, जो कोण बन रहा था प्लस वो कोण जो बन रहा था, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था आंतरिक घन कोण। तो ये क्या है, ये क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण है। ठीक है, मैंने अभी बताया था, लिख देता हूं मैं यहां पर, लिख लीजिए, क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण। ठीक है, ये आपका डी ओमेगा है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के स्थान पर डी ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई, फॉर्मूले को लिखेंगे डी फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, इसके स्थान पर डी ओमेगा लिख देंगे। अब थोड़ा सा यहां पर हमें समझना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमने डी फाई ई लिया था, यानी कि हम क्षेत्रफल अवयव के लिए हमने यहां पर वैद्युत फ्लक्स निकाला था, एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए। लेकिन अगर बात की जाए संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम निकालें वैद्युत फ्लक्स, तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए जब निकालेंगे तो फाई डी फाई ई के स्थान पर हो जाएगा फाई ई। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन ये। ठीक है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे, क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर जाने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं, तो यहां पर हमें पृष्ठ समाकलन करना होगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसी को लिख सकते हैं फाई इक्वल टू, देखिए यहां पर आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसका समाकलन हो जाएगा, क्योंकि डी ओमेगा है। ठीक है, तो यहां पर डी ओमेगा का बंद समाकलन हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, जो डी ओमेगा होता है उसकी एक वैल्यू होती है, तो लिखेंगे परंतु क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ठीक है, तब हम अब लिखेंगे इसको कैसे, तो इसके स्थान पर हम 4 पाई रख देते हैं। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा के स्थान पर 4 पाई लग देंगे, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही आपका प्रूफ हो चुका है गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ चीजें आपको समझनी है, ये क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, ये सब आपको समझना है।